चीज़ को कर देना। नमस्कार, मैं हूँ गजानन वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक आरोह है, पाठ 7, रजनी, लेखिका मन्नू भंडारी। तो हम इस पाठ का पार्ट चौथा हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए किस प्रकार से रजनी अन्याय के विरुद्ध जाने के लिए तैयार हो जाती है। पति के द्वारा विरोध करने पर भी वह अन्याय से डटकर मुकाबला करना चाहती है। पति भी कह रहे हैं कि तुमने पूरी दुनिया को सुधारने का क्या ठेका ले रखा है क्या। वो भी बुज़दिल कार्य नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहते कि किसी तरह हमें फालतू प्रपंचों में पड़ना चाहिए, क्योंकि हम पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते। लेकिन रजनी का ये मानना है कि हम पूरी दुनिया को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन हमारे सामने जो गलत हो रहा है उस गलत का विरोध तो हमें निश्चित रूप से करना ही चाहिए। हमें निश्चित रूप से उस अन्याय का विरोध करना चाहिए। ये विचार करके उन्होंने अपने पति को भी डांट दिया था, और पति भी इस बात को जानते हैं कि ये अपने पे आने के पश्चात किसी की बात मानने वाले नहीं है। अब देखेगा नया दृश्य। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष, कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है। डायरेक्टर है वहाँ पर, एजुकेशन का जो डायरेक्टर है उसके नाम की बाहर तख्ती लगी है। साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है। सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं। प्रतीक्षारत रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है। बार बार घड़ी देखती है। मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। अर्थात वो बाहर बैठी है। बाहर जो डायरेक्टर बैठा है एजुकेशन का, वो अंदर बैठा है, बाहर चपरासी बैठा है, और ऐसे किसी को जाने नहीं दे रहा है। और वहाँ वो एक स्लिप के आधार पर अंदर जाने दे रहा है, और वहाँ लिख रखा है मिलने का समय इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक मिलने का समय दे रखा है। वो बाहर इंतज़ार कर रही है, लेकिन अभी तक उनको अंदर नहीं बुलाया गया। वो इंतज़ार कर रही है कि मुझे भी समय मिलना चाहिए, जिसके कारण मैं अंदर जा सकूं, किंतु उनको अभी तक बुलाया नहीं गया है। ये वो बैठी बैठी इंतजार करे, समय बीत रहा है, क्योंकि समय निकलने के पश्चात वो अंदर भी नहीं जा सकती। अंदर जा कर के जो उनकी समस्या है उसके बारे में वो कैसे बताए। तो बाहर बैठी बैठी इंतजार वो कर रही। हो सकता है उनको पता हो, वो उनको बुलाना नहीं चाहते। रजनी चपरासी से पूछना चाहती है कितनी देर और बैठना होगा। चपरासी ने कहा हम क्या बोलेगा, जब सांप घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा। बहुत बिजी रहता है सांप। अर्थात जब सांप घंटी बजाएगा तो ही हम अंदर जाएगा, और सांप अंदर बहुत बिजी रहता है, अर्थात व्यस्त रहता है, इसलिए घंटी बजाएगा तो ही तो मैं अंदर जाऊंगा, अन्यथा मैं बाहर बैठा हूँ। रजनी अपने में ही गुनगुनाते, ये तो लोगों से मिलने का समय है, न जाने किसमें बिजी बनकर बैठे जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। देखिए रजनी क्या विचार करती है अपने में गुनगुनाते हुए, ये तो लोगों से मिलने का समय है न जाने किसमें बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहे हैं। पेपर वेट है जो पेपर पे रखने वाला, जिसके कारण पेपर वगैरह उसको घुमा रहे हैं। अंदर कोई नहीं था। फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है। अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रख कर देता है, और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव घूर कर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दनदनाते भीतर जाने लगती है। कहने का मतलब जिस व्यक्ति ने उसको कुछ रुपए दिए वो नीचे रख कर के ले जाता है, और वो रख कर के वो उसके नीचे स्लिप के नीचे कोई रुपए उसको देता है, 5 रुपए वगैरह, तो स्लिप के नीचे ले जा करके वो अंदर ले जा करके देता है। वो उसको देखता है, व्यक्ति को अंदर
बुला लिया जाता है। ये सारे करतूत, ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं कि मेरे बाद में आने वाले व्यक्ति को अंदर बुला लेते हैं, मैं पहले से बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन मुझे अंदर आने की अनुमति नहीं मिल रही। वो बैठी बैठी सारे जो क्रियाकलाप जो कर रहे थे, उन सारे क्रियाकलापों को बैठी बैठी रजनी देख रही थी। वो देखना चाहती थी क्या कुछ हो रहा है। अब वो दनदनाती भीतर जाने की कोशिश करते, क्योंकि उसके धैर्य की सीमा टूट चुकी थी। काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी, किंतु उसको अंदर नहीं बुलाया जा रहा। चपरासी, अरे अरे अरे, किधर को जाता है? अभी घंटी बजा क्या? जब वो अंदर जाने लगी तो क्या करे, रे रुको रुको रुको, अभी अंदर घंटी बजी क्या? अंदर से घंटी बजेगी तो ही तो आपको जाना है। रजनी, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी, बजेगी भी नहीं। दरवाज़ा धकेल कर भीतर चली जाती है। अरे भाई, जब समय समाप्त हो जाएगा तब तक घंटी नहीं बजेगी तो मैं क्या यहाँ बैठी बैठी इंतजार करती रहूँगी? क्योंकि उसका जो धैर्य था वो टूट चुका था। काफ़ी देर से इंतजार करी थी, अंदर कुछ नहीं हो रहा था, किंतु उसको पता था कि मैं अंदर जाकर देखना चाहती हूँ, मैं पूरा समय खराब करती हूँ, क्योंकि ये समय बीत रहा है। समय समाप्त होने के पश्चात मुझे यहाँ से घर जाना पड़ेगा। वो इंतज़ार करते करते परेशान हो गई, तो उन्होंने कहा घंटी तो नहीं बजेगी तो मैं क्या बैठी रहूँगी? घंटी तो मिलने का समय खत्म होने के तक नहीं बजेगी तो नहीं। दरवाज़ा धकेल कर भीतर चली जाती है। चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुनचित नहीं। वहाँ बैठे दो तीन लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कैमरे के भीतर निदेशक कुर्सी की पीठ से टिककर सिगरेट पी रहा है। रजनी को देखकर आश्चर्य से, वो अंदर बैठे बैठे सिगरेट पी रहा था, कुर्सी से टिक करके सिगरेट पी रहा था, और रजनी अंदर चली जाती है। निदेशक, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए न, आपको स्लिप भेज करके भीतर आना चाहिए न। रजनी मुस्कुराकर, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगाने तक पड़ी ही रहेगी। कहा, मैंने जो उसको स्लिप दी थी वो तो आपके चपरासी की जेब में पड़ी है, और हो सकता है 2-4 दिन तक वो आपके चपरासी की जेब में ही पड़ी रहेगी। क्या कहा कि 2-4 दिन तक पड़ी रहेगी? निदेशक, क्या कह रही हैं आप? रजनी, तो क्या ये सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे ही काम से आई हूँ। क्या कहा? इस समय मैं आपके पास में दूसरे काम से आया हूँ। निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उभरता है। वो मजाक करना चाहता है, कौतूहल का भाव उभरता है। और निदेशक ने कहिए, रजनी थोड़ा सोचते हुए, देखिए मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी कर रही हूँ। क्या कहा? मैं बोर्ड की और प्राइवेट स्कूलों की और बोर्ड के रिलेशन संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठी मैं कर रही हूँ। निदेशक, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रजनी का, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। निदेशक, कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? रजनी का, जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकग्नाइज रिकग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। निदेशक जरा गर्व से, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। रजनी ने कहा, जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर? ऑफ कोर्स निदेशक, ऑफ कोर्स। बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूल को मानने होते हैं, स्कूल मानते हैं। सिलेबस बोर्ड बनाता है और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम बोर्ड कंडक्ट करता है। रजनीकांत निदेशक के चेहरे पर नजरें गड़ाकर, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन्स क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निदेशक
बड़े सहज भाव से, इसमें धंधे की क्या बात है। जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाइए, ये कोई मजबूरी तो है नहीं। अर्थात ये कोई बाध्यता नहीं है। जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, जो बच्चा वास्तव में कमज़ोर है, वह ट्यूशन ले ले, अन्यथा ट्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर किसी गार्जियंस को ऐसा लगे अमुक व्यक्ति ट्यूशन में लूट रहा है तो उस व्यक्ति से ट्यूशन न ले, अन्य व्यक्ति से ट्यूशन करवा ले। रजनी का बच्चा कमज़ोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार है। उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोंचता रहता है कि वह ट्यूशन ले, वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को ज़रूर नहीं लगता और वे नहीं करवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे कुल 72 नंबर मिले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। रजनी ने उनसे कहा कि जब बच्चा कमज़ोर नहीं है, बच्चा होशियार है, और जब बच्चा कमज़ोर नहीं है और ऐसी स्थिति में बच्चा ट्यूशन नहीं ले तो ये कौन सी गलत बात हुई। बच्चा वास्तव में होशियार है, बाकी विषयों में ठीक है, किंतु मैथ्स में उसके 72 नंबर आए। अध्यापक ने इससे भी बार बार कहा कि आपको ट्यूशन कर लेनी चाहिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बच्चे के माँ बाप ये सब करने के लिए सक्षम नहीं थे और उन्होंने बच्चे को मैथ्स की ट्यूशन नहीं करवाई। इस कारण से उसके नंबर काट लिए। जो बच्चा वास्तव में कमज़ोर वो तो ट्यूशन ले, किंतु जो बच्चा कमज़ोर नहीं है, होशियार है, उसको ट्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बताइए ये कहाँ का नियम है? ये उन्होंने उन निदेशक से कहा। निदेशक वेरी सेड, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। तो देखिए निदेशक ने क्या कहा कि इस प्रकार के जो कार्रवाई जो होती है, इस प्रकार के कार्य में हेडमास्टर को निश्चित रूप से वो लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ये तो भाई गलत बात है। रजनी का क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए, हेडमास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इन घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। आपको, आपके बोर्ड को चेहरा तमतमा जाता है। उन्होंने कहा कि आपका जो बोर्ड है, आप इस काम को संभालते हैं, तो इस तरह की जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में आपका भी तो कोई योगदान होना चाहिए। हेडमास्टर से पूछा जाता है तो उसने कहा कि मेरे बस की बात नहीं, मेरे हाथ में नहीं है, तो इस काम को करेगा कौन, इस व्यवस्था को संभालेगा कौन? इस तरह से तो पूरी व्यवस्था बिगड़ती चली जाएगी। उन्होंने निदेशक पर दबाव डाला, निदेशक को समझाने की कोशिश की। क्या कहा उन्होंने? क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए, हेडमास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। आपको, आपके बोर्ड को चेहरा तमतमा जाता है। निदेशक, लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। वो भी अपनी जगह ठीक था। इस तरह की शिकायत किसी पेरेंट्स की आज तक हमारे पास में नहीं आई है। इसलिए मैं पता नहीं कि हमारे नीचे जितने सारे डिपार्टमेंट है वहाँ पर क्या कुछ गलतियाँ हो रही है, क्योंकि इस तरह की आज तक हमारे पास में कोई भी शिकायत नहीं। हो सकता है इस तरह की शिकायत आई हो लेकिन वो निदेशक तक पहुँची नहीं हो। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस तरह की शिकायत के बारे में तुम हमसे चर्चा करी हो, इस तरह की शिकायत हमारे पास में आज तक आई नहीं है। रजनी, यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाले इस दुकानदारी की आपके बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी नहीं, कोई चिंता ही नहीं।
अर्थात आपके पास में शिकायत आए तो ही आप उसके बारे में विचार करें, लेकिन आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना आपके पास जानकारी है, ना आपको चिंता है। निदेशक, कैसी बात करती हैं आप? कितने इम्पोर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। रजनी व्यंग से, ओ इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर धूल में मिल जाएगी। निदेशक थोड़े गुस्से से साथ, आप ही पहली महिला हैं और हो भी सकता है कि आखिरी भी हो जो इस तरह की शिकायत लेकर आई। अर्थात आप पहली और आखिरी महिला हैं। दोबारा इस तरह की कोई शिकायत आएगी, हम उन शिकायतों को समझ लेंगे, शिकायतों के बारे में विचार करेंगे। किंतु रजनी, ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा के रहूंगी। झटके से उठकर बाहर चली जाती है। निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अर्थात आपके पास में इस समस्या का ढेर ही लगवा करके रहूंगी, और भी कंधे उचका देता है। देखिए, ठीक है, तो आपके पास शिकायत का ढेर लगवा रहा हूँ और कंधे उचका देती है। मैं आपके पास में शिकायतों का ढेर ही लगवा करके रहूंगी। क्या कहा निदेशक से? आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हो जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं। रजनी का, ठीक है, तो आप ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूंगी। झटके से उठकर बाहर चली जाती है। निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाई जाते हैं। रजनी फ़ोन कर रही है, मेज़ पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है। रजनी उनके नाम पते उतार रही है। किनके नाम पते उतार रही है? जो जो गलतियां कर रही है, जो जो इस काम में उलझे हुए हैं, जो जो गलतियां कर रहे हैं, उन सब के नाम पते उतार रही है। साथ में दो चार साथ में एक दो महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक, फिर 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही हैं, उन्हें समझा रही है। साथ में लीला बहन और 3-4 महिलाएं भी हैं। देखेगा, रजनी सबूत इकट्ठा कर रही है। जिस प्रकार से लीला के बेटे अमित के साथ में जो गलत हुआ, उस तरह से अन्य महिलाओं के साथ में, अन्य बच्चों के साथ में भी गलत हुआ होगा, लेकिन वो वहाँ जाकर के शिकायत नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने शिकायत नहीं की। इन सब बातों की जानकारी पाने के लिए, इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए 5-7 महिलाओं को उन्होंने साथ में लिया और जगह जगह जाकर के सबूत इकट्ठा वो कर रही थी। जगह जगह जाकर के सबूत इकट्ठा करने के पश्चात वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के जो डायरेक्टर बैठे थे, उनको सारी बातें दिखाना चाहती थी। इसीलिए वो जगह जगह गांव में जाकर के, एक एक घर में जाकर के इसकी इंक्वायरी कर रही थी कि किस प्रकार से बच्चों के साथ में अत्याचार हो रहा था, किंतु वे अत्याचार के विरुद्ध स्वयं जाकर के नहीं लड़ रहे थे। उनको इनके नियम और कायदों के बारे में भी जानकारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में जो कुछ हो रहा था, उन सबको वो आसानी से सह रही थी, स्वीकार करी थी। लेकिन रजनी नहीं चाहती थी कि किसी के साथ में अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को सहे। तो ऐसी स्थिति में वो घर घर जाकर के सबूत इकट्ठा करी थी, क्योंकि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के जो निदेशक थे उसने कहा था कि हो सकता है आप पहली महिला हैं, अंतिम महिला है। इस तरह की सूचना, इस तरह की चीज़ें हमारे पास आज तक नहीं आई हैं। तो उन्होंने ये भी कहा, आपके पास में कोई शिकायत नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि अन्याय नहीं हो रहा है। आप करते हैं, उस शिकायत के विरुद्ध आपको कार्रवाई करनी नहीं चाहिए। और जाने से पहले कहा था, अब मैं आपके पास में शिकायतों की ढेर करके रहूँगी और इसी तरह से सबूत इकट्ठे करने के लिए, शिकायत के सबूत इकट्ठे करने के लिए वह महिलाओं को साथ लेकर के
घर घर में घूम रही थी। वो चाहती थी बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे सबूतों को लेकर के मैं जाऊंगी और जा कर के उनको सबूतों का ढेर लगवा करके सच्चाई से उनको अवगत करवाऊंगी। आज सर इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। ओके बाय।